हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला से हम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम क्लास 9th। ये आपके साइंस की बुक का 9th चैप्टर है और देखो यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं मेनली फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, अच्छा क्लास 8th में अपन ने बात कर रखी है फोर्स के बारे में कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, फोर्स कितने टाइप के होते हैं। ऑलराइट, तो एक बार अपन एक काम करते हैं, उस चीज को अपन रिवाइज करते हैं। ऑलराइट, तो देखो पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इट इज सिंपली पुश और पुल। आई मीन कि यदि किसी एक्टिविटी के अंदर पुश या पुल वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा होगा। ऑलराइट, अच्छा आगे देखो, इसमें आप फोर्स की जो यूनिट है ना, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स ये अपन ने पढ़ रखा है, ये अपना आया था इसमें न्यूटन। मतलब कि जो फोर्स होगा ना दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ऑलराइट, इसके बाद में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि फोर्स के है ना रेस्पेक्ट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा। मतलब कि फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करने के लिए वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो। तो तीन चार ही पॉइंट्स है फोर्स के रिगार्डिंग जो काफी बेसिक है और आई होप कि पहले से आपको आते होंगे। अच्छा आगे देखो, इसमें अपन बात करेंगे यहाँ पर पहले एक नई चीज के बारे में, यहाँ पर दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ऑलराइट, चलो और यहां से आपके चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इस चैप्टर में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ऑलराइट, देखो इसमें पहले अपन बात करते हैं व्हाट डज मीन बाय बैलेंस फोर्स। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कोई फोर्स जिसके लगने से बॉडी आपकी बैलेंस रहे, मतलब कि बॉडी मूव नहीं करे। जैसे अपन एक काम करे, लेट सपोज कि यहां पर एक अपन ने टेबल मान लिया, ठीक है, और इस टेबल पे मान लो कि कोई लगेज है या कोई ब्लॉक मान लो आप, तो यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि अपन एक काम करें कि इस ब्लॉक के ऊपर एक मैं फोर्स लगाऊं, यहाँ पे ये फोर्स मान लो F1 है, एक काम किया अपन ने। अब यदि फोर्स F1 ही ब्लॉक पे काम कर रहा होगा तो नो डाउट ये आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जो ब्लॉक है उस साइड की ओर मूव कर जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लॉक को ये फोर्स अपनी ओर मूव करवा देगा। तो अभी ये फोर्स कहलाएगा आपका अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि आपकी बॉडी जो यहां पर दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, body is not in equilibrium, hence I can say that this force is known as unbalanced force. all right, अच्छा अब यदि मैं एक और काम करूं कि यहां पर मैं उसके बाद में एक और फोर्स लगाऊं मैं यहां पर F2, ठीक है ना, F2। अब देखो यहां पे बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, बहुत सारे यहां पर केस बन सकते हैं कि यदि F1 is more than F2, if F1 is more than F2 then the body will start to move towards right direction, towards a right direction. And if F2 is more than F1, in that case body will tend to move in left direction. It means कि यदि इनमें से कोई भी फोर्स बड़ा होगा, let's suppose कि F1 is more than F2, then बॉडी का मोशन कहां पर होगा, मेरे हिसाब से राइट की ओर। ऑलराइट, इस ना राइट की ओर, तो यहां पे बॉडी विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स राइट। एंड इफ F2 is more than F1, in that case body will start to move towards left. ऑलराइट, बट एक और केस यहां बन सकता है, दैट इज द मेन केस, कि इफ F1 इज इक्वल टू F2, यदि दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के हो, हालांकि अपोजिट तो काम कर रहे हैं एज यू कैन सी इन डायग्राम, बट यदि दोनों फोर्सेस क्या हो आपके इक्वल अमाउंट के हो, है ना, तो लास्ट पार्ट आएगा F1 इक्वल टू F2 हो, उस केस में बॉडी को अपन क्या बोलेंगे कि बॉडी आपकी बैलेंस्ड है। बॉडी क्या है, बैलेंस्ड है, या इसका एक और नाम होता है, टर्मिनोलॉजी होती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो इस वाले केस को अपन बोलेंगे कि इस टाइम पर जो नेट फोर्स है, देखो इस टाइम पर, क्योंकि यदि F1 F2 को बैलेंस कर रहा है इट मींस कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो आपका जीरो आएगा इसके अंदर, इसीलिए यहां पर जो है नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं अपन बैलेंस फोर्स कंडीशन, बैलेंस फोर्स कंडीशन। मतलब कि दो फोर्स है ना वर्क कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उसके बावजूद बॉडी आपकी बैलेंस है, मतलब कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। एंड इसके सिवाय बाकी दो कंडीशन जो अपन ऊपर पढ़ी है, दीज आर नोन एज अनबैलेंस कंडीशन। तो यहां पर अपन एक पॉइंट लिखेंगे, देखो आप, ठीक है ना, तो अपन ने समझ लिया कि बैलेंस कब होगा फोर्स,
है ना, और अनबैलेंस कब होगा। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं इसमें। अच्छा देखो एक बार आप लिखो इसके अंदर आप 2 लाइन में कि बैलेंस फोर्स जब काम करेंगे तब क्या होने वाला है, ठीक है ना। इफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी देन नेट फोर्स, मतलब कि उन दोनों फोर्सेस का एडिशन या रिजल्टेंट नेट फोर्स विल बी 0 एंड नेट फोर्स 0 होगा, इट इंप्लाइज दैट बॉडी विल बी एट रेस्ट, है ना, बॉडी विल बी एट रेस्ट और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि यदि नेट फोर्स 0 है तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहता है तभी भी नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको मालूम पड़ेगी 11th क्लास में आने के बाद में, ठीक है ना। तो 2 केस पढ़ लिए अपन ने, और यदि इसका उल्टा कहीं काम हो रहा होगा तो उस केस में आपकी बॉडी का जो नेट फोर्स है वो 0 भी नहीं होगा और बॉडी आपकी वहां पर रेस्ट में भी नहीं रहने वाली, ठीक है। तो ये आप नोट कर ले बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस की कहानी। ऑलराइट, देखो आगे अपन बात करेंगे अब इसमें अपन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन के बारे में मेनली जो लॉज ऑफ मोशन है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। दिस ऑल लॉज आर गिवन बाय न्यूटन, है ना, सर आइजैक न्यूटन। ऑलराइट, तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे 1 by 1 की फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ क्वाइट थ्योरेटिकल है बिल्कुल, है ना, उसके बाद में सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है एंड लास्ट में थर्ड लॉ क्या होगा। ऑलराइट, तो अब इस चैप्टर में आई थिंक जो बाकी रहा है पार्ट वो है लॉज ऑफ मोशन के बारे में, क्योंकि फोर्स अपन ने काफी हद तक 8th में पढ़ रखा है अपन ने, इसीलिए यहाँ पर फोर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, यहाँ पर डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है बेटा। चलो आगे मूव करते हैं इसमें अपन और आगे बात करते हैं अपन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले आप लिखो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वन सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। देखो इसमें आप देखो पहली बात तो इस फर्स्ट लॉ का जो बेसिक आइडिया है ना वो दिया गैलीलियो ने। गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है ना, गैलीलियो। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उस चीज को बाद में न्यूटन ने और उसको है ना डिस्कवर किया उसके बारे में, और उसके बाद में अपन जानते हैं उसको फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में, है ना, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले बात करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। देखो एक बार देखो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं करी, है ना, तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बुक रखी हुई है, यहाँ पर, है ना, यहाँ बुक रखी हुई है। अब यदि इस बुक पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा ना तब तक ये बुक रेस्ट पे ही रहेगी, है ना, अपने आप ये बॉडी मूव कभी नहीं कर पाएगी, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी चीज मान लो आप, ठीक है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज में क्या होता है कि जब तक उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता ना तब तक वो बॉडी अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट को चेंज कर नहीं पाती है अपने आप, है ना। तो यही एक स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, है ना। तो पहली बात तो कि गैलीलियो ऑब्जर्व दैट a body cannot change its state of motion without force। ये इसका स्टेटमेंट था। हालांकि बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट जो होगा ना वो न्यूटन का भी होगा, है ना। हालांकि इस लॉ को अपन जानेंगे न्यूटन के नाम से, है ना। तो ध्यान रखिए आप, गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम है, उसने पहले ये ऑब्जर्व किया कि जब तक किसी बॉडी पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा तब तक बॉडी अपने आप अपनी खुद की स्टेट को चेंज कर नहीं पाती है। और ये देखो ये काफी सही बात भी है, अपन भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, लाइफ के अंदर की जब तक कोई फोर्स काम नहीं करेगा बॉडी मूव कहां से करेगी, ठीक है ना। अच्छा बेटा, अब देखो इसमें बाद में लेटर, इसके बाद में कुछ, है ना, कुछ सालों बाद में आफ्टर सम ईयर्स लेटर सर आइजैक न्यूटन स्टेट दैट
states that a body remain in its state of motion or rest until an external force is not compelled on it। यह है स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फर्स्ट लॉ ये होगा ये होगा। देखो फर्स्ट लॉ जो होगा दिस वन है ना, ये हालांकि उसका आइडिया था, उसका ऑब्जर्वेशन था, बाद में न्यूटन ने कुछ और भी इसमें है ना कुछ चेंजेस किए और लास्ट में ये उसने बोला। देखो ये सेम कहानी बोल रही है बिल्कुल। तो उसने ये बोला कि जब तक किसी बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा बाहर से, तब तक बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। अब भले ही वो रेस्ट की स्टेट हो या भले ही वो मोशन की स्टेट हो। जैसे मान लो कि कोई चीज मूविंग है, मान लो कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है बेटा। अब यदि ये चीज मोशन में ऑलरेडी है तो इसको रोकने के लिए देखो अभी इसका स्टेट क्या कहलाएगा, मोशन। देखो यहां लिखा हुआ है स्टेट दो होती है, या तो मोशन की या किसकी, रेस्ट की। अब यदि कोई चीज मोशन में ऑलरेडी है और यदि आपको उसको रोकना है तो वो तभी रुक पाएगी जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाएंगे अपन। मतलब कि या तो स्टेट मोशन की हो और या रेस्ट की हो, दोनों ही स्टेट जो है वो अपने आप चेंज कभी नहीं हो सकती। उनको चेंज करने के लिए यू हैव टू कंपेल अ फोर्स ऑन दैट बॉडी। विदाउट फोर्स बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जिस स्टेट में होगी उसी स्टेट को बॉडी कंटिन्यू फॉलो करती रहेगी, है ना। ऑलराइट, तो ये काफी एक आसान सा नियम है, आसान सा लॉ है एंड थ्योरेटिकल है। यहाँ पे क्वेश्चंस इतने नहीं बनते एग्जाम के अंदर, बट फिर भी आप जो इसका स्टेटमेंट है वो आपको एज इट इज याद करना होगा, ठीक है ना। और दोनों आइडियाज भी आपको आने चाहिए। ऑलराइट, इसको नोट करिए आप एक बार के लिए। एक सेकेंड, थोड़ा इसको अपन और समझते हैं एक बार। जैसे एक काम करें अपन कि ये बॉडी मान लो, एक यहाँ सरफेस मान ली अपन ने, हालांकि सरफेस अपन ने रफ मान रखी है ना, स्मूथ मान रखी है, स्मूथ मतलब कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जीरो काम कर रहा होगा। ऑलराइट, अब यदि एक काम करें अपन कि एक ब्लॉक मान लो यहाँ पर है और मैं आपको ये बोल दूं कि ब्लॉक ऑलरेडी मोशन में है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन में है। अब यदि जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा बाहर से, या इसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स काम नहीं करेगा, रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक ये बॉडी अपनी स्टेट को नहीं छोड़ने वाली। रेस्ट मोशन में है, मोशन में रहेगी हमेशा। अच्छा, और मान लो कि एक और बॉडी यहां पर है जो अभी रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। अब ये बॉडी भी तब तक रेस्ट को नहीं छोड़ेगी जब तक कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो मतलब कि दोनों ही स्टेट को चेंज करने के लिए वी नीड ए एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फर्स्ट लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले। अब आगे अपन बात करेंगे, न्यूटन ने आगे और डिस्कवर किया, उसने ये बताया अपने को कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है या इसके पीछे रीजन क्या है कि ये बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज क्यों नहीं कर पा रही, है ना। तो ये देखो इसका रीजन देखते हैं अपन। ऑलराइट, तो आगे लिखो आप, एक नया टर्म पढ़िए मन पहले। टर्म ये है इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया एंड मास, नया हेडिंग का नाम बेटा, इनर्शिया एंड मास। ऑलराइट, देखो इसमें एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं अपन। हालांकि मास से आप फेमिलियर पहले से ही हो, मास जानते हो कि कितना उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, दैट इज मास। बट यहां बात कर रहे हैं अपन अबाउट इनर्शिया कि व्हाट इज द इनर्शिया। देखो इसमें इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का, या ये इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है ना। और ये हर मास में होता है, भले कोई भी मास हो, भले अपन लोग भी हो, यदि अपन अंदर से एफर्ट नहीं करेंगे तो अपन यहां से हिल नहीं पाएंगे, है ना। तो इनर्शिया मेरे अंदर भी है, इनर्शिया इस बॉडी के अंदर भी है, इनर्शिया इस चौक के अंदर भी है। तो इनर्शिया क्या होता है कि इट इज एन दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ दैट ए बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट,
है ना, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को चेंज होने से मना करती है। हालांकि इस प्रॉपर्टी के होने की वजह कौन है? बॉडी में मास का होना, है ना, क्योंकि यदि किसी बॉडी में मास होगा तो उसमें वजन होगा, और वजन होगा तो वो अपने आप तो मूव नहीं कर पाएगी। तो यही कुछ कहानी होती है ऐसी कुछ इसमें ना। तो इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी का नाम है, इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी का नाम है कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाने की एक प्रॉपर्टी या डिसएबिलिटी, उस प्रॉपर्टी या डिसएबिलिटी का नाम क्या है? आपका इनर्शिया है। बट इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है मास का होना, क्योंकि यदि बॉडी में मास नहीं होता तो बॉडी इजीली मूव कर पाती, कहीं पर मूव कर लेती, बट मास है इसीलिए इनर्शिया भी होगा। ऑलराइट, तो इसमें आप लिखो, पहले अपन पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में। हालांकि दोनों जो चीजें हैं ना, दोनों टर्म्स जो है दीज आर इंटरलिंक्ड। ऑलराइट, इनर्शिया तो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी by virtue of it a body cannot change its state of रेस्ट और मोशन, ये है उस प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है बेटा, तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से कोई चीज अपना स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है। ठीक है ना। ऑलराइट, इसको मैं और बोलूं एक दूसरी लैंग्वेज में, OR, इट इज ए डिसएबिलिटी, है ना, कमी, डिसएबिलिटी, है ना, डिसएबिलिटी बाय विच a body cannot change its state। ऑलराइट, तो ये दोनों लैंग्वेज एक ही है कहीं ना कहीं, है ना, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप भले इससे इसको समझ लो आप, या इससे आप इसको समझ लो आप। तो इनर्शिया, पहली बात तो जहां जहां मास है या जिस बॉडी में मास होता है उन सब में इनर्शिया भी पजेस करेगा। ऑलराइट, क्योंकि इनर्शिया तो डिपेंड ही कहां करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है, एक अवगुण का नाम है, एक डिसेबिलिटी का नाम है। ऑलराइट, ये आप पढ़ ले। आगे देखो, इस पर अपन बात करते हैं। अपन नोट करिए आप लोग, इसका डेफिनेशन था। ऑलराइट, अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पढ़ने वाले हैं कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, है ना। इसका सिंबल आई होता है, ठीक है ना। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, वन सेकेंड। ऑलराइट, जैसे मान लो कि मेरे पास में दो बॉडीज है, एक बॉडी मान लो कि ये चौक है और एक मान लो कि बड़ी बॉडी है, डस्टर मान लिया अपन ने, है ना। अब देखो, एज यू कैन सी कि इस चौक का मास बहुत कम होगा और जो डस्टर है उसका मास ज्यादा होगा। तो इट मीन्स कि उस डस्टर का जो इनर्शिया है वो इस चौक से ज्यादा होगा, है ना। इट इज वेरी इजी पॉइंट कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा इट हैज मोर इनर्शिया, ऑलराइट। ओके, तो भले आप लिख लो इसमें कि ए notebook have more inertia than a pen। एक पेन के कंपैरेटिवली जो नोटबुक होगी ना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इट मींस कि उस नोटबुक को मूव करवाना इज क्वाइट टफ टास्क कंपैरेटिवली अ पेन। तो ये आप ध्यान रखिए इसके बारे में कि नोटबुक और पेन में जिसका मास ज्यादा होगा दैट हैज मोर इनर्शिया, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसके बाद में यदि आपको कभी आपको ना कंपेयर करना पड़े कि किस बॉडी का इनर्शिया कितना होगा, तो आप सिंपली आप उनका मास चेक कर लो आप, है ना। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टर्म यहां पर आएगा दैट इज लीनियर मोमेंटम। देखो, सेकंड लॉ पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ पढ़ लिया अपन ने। फर्स्ट लॉ तो सिंपल थ्योरेटिकल था। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म है, एक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। और देखो, उस टर्म का नाम है लीनियर मोमेंटम, या आप
बोल सकते हो ओनली मोमेंटम, मोमेंटम है ना, MOMENTUM मोमेंटम। इसका सिंबल रहेगा कैपिटल P, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। अब पहले समझते हैं कि व्हाट डज मीन बाय मोमेंटम, कि ये क्या होता है। देखो, मोमेंटम इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि यदि आप एक काम करो कि जैसे मान लो कि एक मास अपन ने यहां मान लिया, सरफेस मान लिया अपन ने, और एक मास मान लिया अपन ने m। क्या मान लिया अपन ने? m। इसका मास m है। अब इसका वेलोसिटी अपन ने क्या मान लिया? v मान लिया अपन ने, v मान लिया अपन ने। अब मुझे निकालना है कि इसका मोमेंटम कितना होगा। तो देखो, मोमेंटम जो है दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है देन इट पजेस ए मोमेंटम ऑल्सो, है ना। इट इज वेरी इजी कि यदि कोई चीज रेस्ट पर है देन दैट हैज नॉट मोमेंटम, बट यदि कोई चीज आपकी मोशन में है दैट इज मूविंग, तो उस केस में उस बॉडी के पास में मोमेंटम भी होगा। अब सवाल यह है कि कितना होगा, तो मैं आपको यहां पे लिखवाऊं कि इट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन आज, वो किसी अकेले मास पे डिपेंड नहीं कर रही, मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कितनी है इस बात पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, इसको मैं डिफाइन करूं, इट इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज वेरी इजी, और इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा आगे के लिए भी, क्योंकि ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप 11th में भी आप इसको फेस करोगे, 12th में भी आएगी ये, तो इसको आप समझ लिया आज के बाद में कि मोमेंटम तो मतलब कि कोई चीज कितना फास्ट चल रही है, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मैं आपसे भी यहां पूछूं कि इसका मोमेंटम कितना होगा, मतलब कि P कितना होगा, तो P आएगा मास इंटू वेलोसिटी। बस ये लो, काफी आसान है, दोनों को आपको इंटू करना है, जो भी मास है और जो भी उसकी वेलोसिटी है उस टाइम पर, उन दोनों को आप इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको उस टाइम पे उस बॉडी का मोमेंटम मिल जाएगा, है ना। अच्छा, और ध्यान दो इसमें आप कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप चेक करिए बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, ये स्पीड नहीं है बेसिकली, यहाँ पे वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक वो लिख लो आप कि इस मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, बिकॉज जब भी अपन कोई नई चीज पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे अपन उसका यूनिट क्या होता है ये अपन बात जरूर करते हैं हमेशा। आप चेक करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो ये जो टर्म है मोमेंटम जो है वो बेसिकली इसके इक्विवेलेंट है, तो जो यूनिट इस टर्म का होगा वही इसका भी होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, हेंस आप इसका निकालो यूनिट। तो कोई मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है, और वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। तो जो कंप्लीट यूनिट आएगा ना वो कितना आएगा आपका, कि यूनिट जो इसकी आएगी वो आएगा किलोग्राम, तो m से आ जाएगा इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया इसका यूनिट, ये भी आपको याद करना है। तो दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी मोमेंटम, कि मोमेंटम का सिंबल P होता है, ये मास इनटू वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस इट आल्सो विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसके बाद में इसका जो यूनिट होगा ना वो समथिंग ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये आप नोट करें। आगे अपन मूव करेंगे इसमें अब सेकंड लॉ की ओर, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नोट कर ले इसको आप। वन सेकेंड इसको अच्छे से साफ करता हूं। एक मिनट। ऑलराइट, देखो आगे अपन बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, है ना, अमंग ऑल। चेक करें एक बार के लिए इसमें, देखो आप, तो पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आसान सा पॉइंट बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि एक मास अपन यहां अज्यूम कर ले, एक मास अपन यहां पर अज्यूम कर ले, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ भी अपन ने मान ली 10 मीटर पर सेकंड मान ली, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पर मास अपन ने m मान रखे, ठीक है।
अब जैसे m को भी अपन 1 kg बोल दे, मास 1 kg मान लिया। अब ये इसका स्टार्टिंग का इसका स्टेट है कि इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, मास कितना 1 kg है। अब देखो इसमें इसका मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम इसका आएगा m इंटू वी, करो आप m इंटू वी करेंगे, मोमेंटम विल बी 10। अब यदि अपन इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, यदि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं इस साइड में, है ना, यदि फोर्स आप ऐसे लगाओगे ना तो दैट इज सपोर्टिंग फोर्स, बिकॉज पार्टिकल जो है, जो बॉडी जो है वो पहले भी इस साइड मूव कर रही थी और फोर्स लगा दिया आपने इस साइड में, तो उसको आप सपोर्ट कर रहे हो आप। तो फोर्स अपन लगाएंगे यहां पर, तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर फोर्स लगाने से इस बॉडी का जो वेलोसिटी है बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब कि फोर्स को अप्लाई करने से मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है ना। अब इन्हीं दो चीजों को कि मोमेंटम में चेंज कितना आएगा और फोर्स कितना अप्लाई किया है, उन दोनों को इंटरलेट किया है सेकंड लॉ के अंदर, क्योंकि अपन ये समझ पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं अपन कि यदि फोर्स अपन अप्लाई करेंगे तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, कितना फोर्स लगाने के बाद में, इन सबको इंटरलिंक करेंगे अपन सेकंड लॉ के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखें, इसमें आप लिखो, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो आप, इट स्टेट दैट the rate of change of momentum is equal to applied external force, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इट मींस कि उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो किस रेट से चेंज होगा, ये जो अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो कि फोर्स लगा दिया अपन ने 1 न्यूटन, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो हर सेकंड कितना बढ़ने वाला है 1 से। यदि आपने फोर्स मान लो अप्लाई कर दिया 2 न्यूटन, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो हर सेकंड 2 से बढ़ने वाला है। तो यही कहानी कुछ होती है ना, कि इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए आप कि यहां पे रेट वर्ड आ रहा है, रेट ऑफ, इसको आप अंडरलाइन करें। तो रेट होता है पर सेकंड, कि कोई भी काम करने की स्पीड है ना, रेट मतलब कि पर सेकंड, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। देखो इसमें एक काम करें अपन, इसका जो मैथमेटिकल जो है ना डेरिवेशन ओपन कर रहे हैं यहां पर, तो अपन एक काम करें, लेट सपोज कि मैं एक काम करूं, यहां मास मैंने m मान लिया, वेलोसिटी मैंने u मान ली, ठीक है ना, u मान ली स्टार्टिंग की, इनिशियल टाइम की, और ये फोर्स अपन ने f यहां पे अप्लाई कर दिया, है ना। उस पार्टिकल की बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मान रखी है, स्मॉल u, मास m मान रखा है, और फोर्स अपन ने f लगा दिया। मान लो कि इस फोर्स के लगने से कुछ देर बाद में इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके मान लो कितनी हो गई, v हो गई, है ना। फोर्स अप्लाई हो रखा है, ये टाइम इंटरवल अपन ने t मान लिया। लेट सपोज कि टाइम t तक फोर्स काम कर रहा था, और टाइम t तक फोर्स के एक्ट होने की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मान लो कितनी हो गई, v हो गई, इंक्रीज होगी, v हो गई। तो अब मैं इन सबको रिलेट कर रहा हूं, इन सबको मैं रिलेट कर रहा हूं कि क्या इनमें रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो उसको रिलेट करने के लिए वी आर गोइंग थ्रू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो इसने क्या बताया अपने को कि जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मोमेंटम में चेंज की रेट के प्रोपोर्शनल होगा। आप चेक करें बेटा यहां पर कि स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना होगा, p इनिशियल, स्टार्टिंग में p1 बोल दो उसको आप, p1 है इन वेरी स्टार्टिंग मोमेंटम है, कितना होगा आपका वो m इंटू यू होगा, एंड p2 जो है ना, p2 वो कितना आपका आएगा, m इंटू वी आएगा, है ना। तो p1 तो है इनिशियल मोमेंटम और p2 है फाइनल मोमेंटम। अब अपन एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया। देखो मैं इसको, है ना, इसको यहां पे यूज कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो आसान है फाइंड करना बिल्कुल ही। कैसे कि p2 माइनस p1, बिकॉज p1 पहले का मोमेंटम था, p2 बाद का था। यहां पर एक और वर्ड था रेट। तो रेट कहीं पर भी आए पूरे फिजिक्स में या साइंस में, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो उस टाइम पर अपन उस चेंज में टाइम को डिवाइड करेंगे हमेशा। जब भी रेट वर्ड कहीं लिखा हुआ है
तो रेट का मीनिंग क्या होता है कि उस चेंज में अपन टाइम को डिवाइड कर देंगे कि कितने टाइम में वो चेंज आया था। देखो यहाँ बेसिकली टाइम टी मान रखा है अपन ने, तो ये जो अपना अमाउंट आएगा वो आपका आएगा P2 माइनस P1 अपॉन टी आएगा, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड दिस विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एंड व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, दैट इज गिवन, दैट इज F। तो यहां पर आ जाएगा आपका F। ये लो बेटा, मैंने सब कुछ यहां पे रिलेट कर दिया कि पहले मैंने ये फाइंड कर लिया कि रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, तो रेट ऑफ चेंज आपका आ रहा है इसमें इतना P2 माइनस P1 अपॉन टी आ रहा है ना। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होगी, और फोर्स मैंने F अज्यूम कर रखा है, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करें अपन यहां पर कि इसको अपन आगे सोल्व करें। देखो ये तो इसका स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को यदि अपन आगे तक सोल्व करेंगे और इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। ये स्टेटमेंट है, इसको फर्दर सोल्व करने से एक रिजल्ट मिलेगा आपको, एंड दैट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एक काम करें अपन कि F इक्वल टू यहां पर बेटा आएगा P2 मतलब कि फाइनल मोमेंटम, दैट इज M इंटू V। तो यहां पर M इंटू V आएगा माइनस M इंटू U आएगा अपॉन में T आएगा। ठीक है, इतना तो अच्छा। मोमेंटम को पढ़ रखा है अपन ने पहले भी। देखो F कितना आएगा यहां से, F यहां से आ जाएगा अपने पास में, F यहां से आएगा M इंटू V माइनस U अपॉन T, ऐसा कुछ आएगा। मैंने M को यहां पर कॉमन निकाल लिया, F इक्वल टू M इंटू V माइनस U अपॉन T। अब और आप ध्यान से पढ़े, आप लास्ट चैप्टर में, है ना, चैप्टर मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आई थी वहां पर, V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो उनको अपन यहाँ पे यूज करेंगे एक बार। तो जो आपका पढ़ा हुआ है पहले वो नॉलेज अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो V इक्वल टू होता है बेटा U प्लस AT, ये आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यहां से अपन V माइनस U अपॉन T निकाले ना, इस जगह से V माइनस U अपॉन T फाइंड करेंगे उस इक्वेशन से, तो वो आपकी आएगी A के बराबर, स्मॉल a आएगा। एंड यहाँ पे A क्या है, यहाँ पर A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, A यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और चेक करिए बेटा, जो टर्म, ये टर्म जो है A के इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं M इंटू A। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला ऑफ फोर्स, M इंटू A। ऑलराइट, तो ये आप पढ़ ले बेटा, F इक्वल टू M इंटू A। ये आपका रिजल्ट है सेकंड लॉ का, है ना। यदि आपसे पूछे कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो उसको डिराइव करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये स्टेटमेंट था जो लिखा हुआ था, उसी को मैंने फॉलो किया, एंड एट द एंड मुझे क्या मालूम पड़ा, F इक्वल टू MA, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है, यदि किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी आपकी एक्सेलरेट भी होगी। एंड व्हाट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज होने की रेट। मतलब कि यदि किसी बॉडी पे एक फोर्स काम कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बार बार क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। तो ये आप पढ़ ले F इक्वल टू MA। इसको ये भी बोलते हैं अपन रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ऑलराइट, ओके, देखो आगे अपन बात करते हैं इसमें द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखो आप, हेडिंग का नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये जो थर्ड लॉ है दैट इज क्वाइट थ्योरेटिकल, है ना। देखो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इसका स्टेटमेंट ये होता है कि यदि दो बॉडीज में इंटरेक्शन हुई, जैसे मान लो कि यहाँ पर बॉडी A है, ठीक है, और ये मान लो बॉडी B मान ली, अपन ने अज्यूम कर ली, और इस बॉडी की वेलोसिटी मान लो इस साइड में है, ठीक है, और ये मान लो इस साइड मूव कर रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोलिजन होगा, ये बॉडीज पास में आ रही है, अप्रोच कर रही है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोलिजन हुआ, मान लो कि यहाँ पर कोलिजन हुआ। इट मींस कि देखो अब चेक करने के बाद कि जब कोलिजन होगा तो उस टाइम के ड्यूरिंग ये जो बॉडी है, इसको अपन नेमिंग करें, ये मास A मान लिया, मास B मान लिया, मास A और मास B। अब देखो इसका मतलब क्या है थर्ड लॉ का, कि जितना फोर्स ये बॉडी इस पे एक्सर्ट करेगी, जब भी कोलिजन होगा, इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, तो उस टाइम पर ये बॉडी है ना फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये जितना फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर एक्सर्ट करेगी, मान लो कि ये मान लिया अपन ने FBA। FBA का मीनिंग क्या हुआ, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, है ना, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और ये बॉडी यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस साइड में, उसको मैं क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B।
अब देखो इसमें थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है ये होता है कि इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। इन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब कि अपन ये बोले कि ये आपका एक्शन फोर्स है तो इस एक्शन का ये क्या है, रिएक्शन है, इसका क्या है, रिएक्शन होगा ना। तो यहां पर आप लिखे एक बार के लिए कि इट स्टेट दैट every action force has equal and opposite reaction force, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट रहेगा कि हर एक्शन फोर्स का, देखो यहां पर एक्शन फोर्स मतलब कि कोई भी जो फोर्स इनिशिएट कर रहा है, जो स्टार्टिंग कर रहा है, तो इसको मैंने मान लिया एक्शन फोर्स, तो इसका नाम क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। बोथ फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के होंगे और दोनों अपोजिटली काम करेंगे, है ना। ये इसका स्टेटमेंट रहेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा बेटा देखो यहां पर अपन ये लिख पाएंगे इससे कि एफ ए बी जो होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, एक ही बात है। अब यहां पे सवाल ये है कि जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, कि यदि एफ ए बी इस साइड में एक्ट कर रहा है लेफ्ट की ओर, तो एफ बी ए कहां काम करेगा, राइट की ओर एक्ट करेगा यहां पर। तो एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ बी ए के बराबर तो होगा, बट डायरेक्शन वाइज दोनों क्या होंगे, यहां पर अपोजिट होंगी। जैसे कि इसका फोर्स मान लो अपन ने 4 मान लिया, तो ये भी कितना होगा, 4 न्यूटन ही होगा, बट दोनों क्या है, अपोजिट में है, इसीलिए इसका जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ऐसा कुछ बनता है, ठीक है ना, ये आप समझे। अच्छा अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, इसके जो बेसिस कुछ है ना फिनोमिना जो अपन डेली अपना ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अपन एक काम करें, कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये अपन एक गन मान ले यहाँ पर, ठीक है, ये गन है और गन में ये मान लो बुलेट है, ठीक है, ये ट्रिगर होगा यहाँ पर। अब जब भी अपन गन को फायर करते हैं, अपन फायरिंग करते हैं अपन, तो उस टाइम पे बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करती है हमेशा आफ्टर फायरिंग। अब देखो इस टाइम पे जैसे मान लो कि अपन एक केस माने कि फायरिंग करते ही ये बुलेट मान लो बाहर की ओर मूव कर रही है इस साइड में, ठीक है बेटा। अब ये बुलेट की वेलोसिटी है आगे की ओर। अब समझे एक बार के लिए कि इस गन ने इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगा दिया उस साइड में आगे की ओर, और उस फोर्स की हेल्प से ये आपकी बुलेट आगे की ओर ड्रैग कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा उसी टाइम पर सेम इंस्टेंट पे एक और यहाँ पे कहानी ये होती है कि ये जो गन है वो पीछे की ओर मूव करती है। हालांकि वो इतना मूव नहीं करती जितना ये मूव करती है, बट काफी हद तक या कुछ हद तक ये जो गन है पीछे की ओर ड्रैग होती है। अब ऐसा इसीलिए होता है कि इसका जो फोर्स था बुलेट के ऊपर आगे की ओर था, उसी टाइम पे इसने बुलेट ने भी एक फोर्स लगा दिया गन के ऊपर पीछे की ओर। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, अपोजिट होगी, इसीलिए ये जो गन है वो पीछे की ओर ड्रैग होती है। इसको अपन बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, कि कितनी स्पीड से आपकी जो गन है वो पीछे की ओर ड्रैग हो रही है, उसको नाम क्या होगा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां पर भी अपन देख पा रहे हैं कि इस फिनोमेना के अंदर भी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्शन बोल दे इसको अपन, तो इसका नाम क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा एक और देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे ये मान लो रिवर है, ठीक है, रिवर है और यहाँ पे मान लो एक बोट है ना, ये रिवर में बोट है और यहाँ पर एक कोई सेलर मान लो आप, या कोई पर्सन मान लो आप, जो मान लो इस बोट के एजेस पे खड़ा है बिल्कुल, है ना। अब जब भी ये इस साइड जंप मारेगा, है ना, देखना एक बार के लिए आप कि जब भी ये जो पर्सन है वो इस बोट के अवे जंप मारेगा, बाहर की ओर जंप मारेगा, तो ये जो पर्सन है खुद तो आगे मूव कर जाएगा, और उसी इंस्टेंट पर जो बोट है वो पीछे की ओर मूव कर जाती है ना। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि गन जो बोट का जो फोर्स था पर्सन के ऊपर वो आगे की ओर था, उसी टाइम पे जो पर्सन का फोर्स है बोट के ऊपर वो पीछे की ओर काम करेगा, और उसी की वजह से आपका जो बोट है पीछे की ओर ड्रैग होता है ना। एक ये हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो कोई स्विमर है, स्विम कर रहा है मान लो, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वो पानी को पीछे की ओर पुश करता है कुछ फोर्स से, है ना, उसी इंस्टेंट पर पानी उसको आगे पुश कर देगा और वो स्विम कर पाएगा आराम से, है ना। तो ऐसा हर बार होता है कि जब भी कोई एक्शन फोर्स काम कर रहा होगा उस टाइम पर उसका रिएक्शन फोर्स भी वहां पर काम करेगा, मतलब कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट में होंगे। तो 3 अपन एग्जांपल समझ लिए, एक कौन सा, बुलेट गन का, एक कौन सा, एक बोट पर्सन का, है ना, और लास्ट में कौन सा, स्विमर वाला। दोनों आप समझे आप ढंग से आप ना, ऑल राइट। अब देखो इसमें ये पढ़ लो आप, इसको ना नोट करिए इसको आप, आगे अपन पढ़ेंगे बात।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। और जो ये थर्ड लॉ, जो अपना लॉ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अब, वो बेसिकली काफी देखो आसान रहेगा। जैसे अपन एक काम करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, एक बात पहले आपको मैं बोल दूं कि जो 3 लॉज थे ना वो पूरे पढ़ लिए अपन ने, है ना। न्यूटन के जो 3 नियम थे वो अपने पूरे पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ अपन ने पढ़ लिया अपन ने। अब ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो यहाँ पे पहली बात तो कि ये जो है कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है किसी चीज का कांस्टेंट रहना, किसी भी क्वांटिटी का हर बार सेम रहना या कांस्टेंट रहना, इसको अपन क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। ऑलराइट। और मोमेंटम तो पहले पढ़ रखा है अपन ने, मोमेंटम इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, एटसेट्रा, ये अपन ने पढ़ रखा है अपन ने। अब देखो इसमें सवाल ये है कि किस टाइम पर या किस इवेंट में जो मोमेंटम है वो अपना कांस्टेंट रहेगा। अब उसकी एक कंडीशन होती है बेटा, उसकी एक कंडीशन होती है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर बैलेंस फोर्स काम करे। देखो बैलेंस फोर्स पढ़ रखा अपन स्टार्टिंग में, शुरुआत अपन ने वहीं से की थी इस चैप्टर की। बैलेंस फोर्स मतलब कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो यदि किसी सिस्टम के ऊपर बैलेंस फोर्स काम करे तो उस टाइम पर सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। तो देखो इसमें लिखो आप कि इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम remain same if there is no external force। यदि किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, है ना, तो उस टाइम पर सिस्टम का जो नेट फोर्स है 0 माना जाएगा। और नेट फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आप याद करो सेकंड लॉ में अपन ने बात की थी कि जब भी अपन फोर्स लगाएंगे, है ना, बॉडी के ऊपर, तो मोमेंटम चेंज होगा उसका। अब यदि फोर्स नहीं लग रहा, यदि फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम चेंज कहां से होगा। इसीलिए फोर्सेस की एब्सेंस में मोमेंटम अपना इसमें कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी देखो आप कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा P इनिशियल, P जो है मोमेंटम के लिए है, I4 यहां पर इनिशियल है, तो P इनिशियल क्या होगा, P फाइनल के बराबर होगा। बट कब, इफ नेट या रिजल्टेंट फोर्स इज 0। आप ध्यान रखें बेटा, ये इसकी कंडीशन होगी कि यदि सिस्टम के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, उस केस में जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही कुछ देर बाद में भी होगा, उतना ही कुछ देर बाद में और होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो समझते हैं इसको अपन ड्राइव करते हैं इस चीज को कि ये कैसे प्रूव करेंगे इसको अपन, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन, ये आप नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। अब देखो इसमें आप आगे है मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि ये कहानी जो अपन ने लिखी है लैंग्वेज की फॉर्म में, इसका प्रूफ क्या है ना, तो वही अपन कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि 2 बॉडीज मान रहा हूँ यहाँ पर। एक मास मान लो मैंने ये मान लिया A, एक मास मान लो मैंने ये मान लिया B, और इसकी वेलोसिटी मान लो अभी है UB, और इसकी मान लो कितनी है, UA है, एंड मासेज मान लो MA और ये MB। ऐसे कुछ 2 मास मान लिए अपन ने, A और B, उनका मास MA MB, और उनकी जो वेलोसिटी है UA UB मान ली अपन ने, एंड दोनों मान लो इस साइड मूव कर रहे हैं अभी। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं एक बार के लिए कि लेट सपोज कि UA का वैल्यू क्या है, UB से बड़ा है। अच्छा, UA और UB क्या है, वेलोसिटीज की वैल्यू से, जिससे वो मूव कर रही है। तो यदि ये वेलोसिटी इससे बड़ा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कोलिजन होगा। अच्छा बेटा, तो एक काम करिए अपन कि लेट सपोज कि यहाँ पे कोलिजन हो गया, ये है कोलिजन की लाइन, कोलिजन हो गया, एंड कोलिजन होते ही यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगे, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पर, और फोर्सेज यहाँ पे एक्सचेंज होंगे तो उनकी जो वेलोसिटीज है वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी अब की बार, है ना। तो कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा कि इसका वेलोसिटी अपन ने क्या मान लिया, VA मान लिया, और मास तो MA मान रखा है, और जो सेकंड मास है उसकी वेलोसिटी अपन ने क्या मान ली, VB मान ली, एंड मास तो सेम रहेगा MB। बेटा देखो ध्यान दे, इसमें आप मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास आपका जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। तो फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उनकी वेलोसिटीज के ऊपर, कि पहले UA की स्पीड थी, अब कितनी हो गई, VA। पहले इसकी स्पीड UB थी, एंड आफ्टर कोलिजन इट्स स्पीड बिकम VB। अब एक बात अपन पहले से ही श्योर है कि कोलिजन वाले केस में जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी ना, उतना ही फोर्स यहाँ लग जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
और उससे मैं बोल पाऊंगा कि इस वाले कोलिजन में सिस्टम के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होगा। आप चेक करें एक बार के लिए कि जैसे यहां पर एक मास था, एक मास मान लो यहां पर होगा, जब कोलिजन हो रहा होगा तब की बात कर रहा हूं मैं, तो एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां आएगा। अब दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अब दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट में होगा तो नेट फोर्स इसका जीरो आएगा, मतलब कि कोलिजन में नेट फोर्स जीरो होता है। यह आप बात ध्यान रखिए आप कि कोलिजन के प्रोसेस में, इवेंट में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, आपका जीरो होगा ही होगा। अच्छा, और यदि नेट फोर्स जीरो होगा, यदि नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इट मींस कि मेरा टारगेट ये है कि इनका मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए, कि जितना पहले होगा उतना बाद में भी होना चाहिए। तो यहां पर इवेंट ये हो रहा है कोलिजन, तो जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही क्या होना चाहिए बाद में। बट इसको प्रूव करने के लिए अपन कुछ काम करेंगे, है ना। ऑल राइट। अच्छा बेटा, जैसे मैं एक काम करूं यहां पर कि ये मान लो कोलिजन हो रहा है यहां पर, ठीक है, ये मान लो, और ये मास ए है, ये अपन ने बी मान लिया, तो एक फोर्स तो इस पे काम करेगा, उसका नाम क्या होगा, एफ बी ए। एक फोर्स उल्टा उस पे काम करेगा, उसका नाम क्या होगा, एफ ए बी, है ना। और हालांकि अपन जानते हैं इस चीज को कि एफ ए बी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव ऑफ एफ बी ए के बराबर होगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं पहले निकालता हूं कि एफ ए बी कितना हुआ। तो एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन मास ए है, फोर्स ऑन मास ए है कि कोलिजन होने से कितना फोर्स मास ए पे काम कर रहा है ना। और एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन मास बी है ना, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं एफ ए बी। एफ ए बी, देखो एफ ए बी अपना आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। आप याद करो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स होगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम के ऊपर। तो एफ ए बी क्या आएगा, एफ ए बी आएगा मास ए के मोमेंटम में चेंज होने का रेट, है ना। और मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी। तो आप एक काम करें, देखो पहले मोमेंटम कितना उसका m a u a था। अच्छा, ये आपको पहले से आना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। अब यहां पर आएगा कि रेट ऑफ मोमेंटम में चेंज ए के साथ में अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। मान लो कि कोलिजन टाइम अपन ने टी मान ली अपन ने। अच्छा बेटा, डेल्टा पी ए लिखो आप, डेल्टा पी ए, डेल्टा वर्ड यहां पे आ रहा है चेंज के लिए, मतलब कि पहले मोमेंटम कितना है मास ए का और बाद में कितना है, उनका डिफरेंस निकालना आपको। तो बाद में कितना हो गया बेटा, एम ए वी ए। पहले कितना था, एम ए यू ए, अपॉन में क्या आएगा, टी आएगा, ये बेटा। तो ये आ गया फोर्स ऑन एफ ए बी। अच्छा बेटा, एक और काम करें आप यहां पर, इसको लाइन को उठाओ यहां से, एफ बी ए निकाल लो। एफ बी ए आएगा डेल्टा पी ऑफ मास बी अपॉन क्या आएगा, टाइम। देखो जो कोलिजन टाइम है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने टाइम को यहां पे डिफरेंशिएट नहीं किया है, टाइम मैंने सेम रख लिया यहां पर। अब लिखो आपकी मोमेंटम में चेंज मास बी के लिए कितना आया। देखो मोमेंटम पहले कितना है, एम बी यू बी, और बाद में कितना हो गया, एम बी वी बी। तो चेंज कितने का आएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, और टाइम तो सेम। ये लो भाई, अब ये फोर्स इंडिविजुअली मास ए का है और ये वाला फोर्स मास बी का है, बट एज यू नो कि दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वो इक्वेशन जो अपन ने लिखी हुई है उसको मैं रखा हूं यहाँ पे ना। देखो आप, एफ ए बी का वैल्यू ये रहा और माइनस वहां पहले से ही है, और एफ बी का वैल्यू ये रहा। तो मैं एक काम करूं यहां पर कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन क्या आएगा, टी आएगा, इक्वल में माइनस पहले से यहां पर है एफ बी। देखो आप, एफ बी ए ये रहा, तो यहां पर आएगा माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन में टाइम टी। अब देखना बेटा, इसमें टी से टी घटेगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। और अब इन टर्म्स को आप एक साथ करो इनको आप, है ना। तो एक काम करिए अपन इसमें कि ये बनेगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल में कितना है, आप माइनस यहां ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और एक और माइनस अंदर की ओर है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये प्लस बन जाएगा आपका। तो माइनस एम बी वी बी और प्लस एम बी यू बी, ऐसा कुछ बनेगा। अब जो टर्म्स है ना, जो इनिशियल टर्म्स, देखो u है इनिशियल के लिए, u a जो वेलोसिटी इनिशियल टाइम की थी इसकी, और u b इसकी थी। तो मैं इनिशियल क्वांटिटीज को मैं पहले एक साथ कर रहा हूं, मैं अकेले कर रहा हूं ना। तो ये va है और यहाँ पे ua है, ये vb है और ये ub है।
तो मैं एक काम करूंगा बेटा, इसमें MAVA इस टर्म को मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस बन जाएगा आपका ये MBVB। इक्वल में क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ आप तो माइनस की पहले से ही है, प्लस की बन जाएगी, तो MAUA प्लस MBUB ऐसा कुछ आएगा। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप बहुत ध्यान से आप देखो आप कि देखो ये चीज क्या है, ये है MAVA बाद का मोमेंटम है मास A का, और MBVB जो है वो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है मास B का। मतलब कि ये जो पूरा मोमेंटम आ गया वो सिस्टम का कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, कि कोलिजन होने के बाद में मोमेंटम इतना आएगा, और कोलिजन होने के पहले जो मोमेंटम होगा ना वो इतना आएगा। और आप चेक करें बेटा कि यहाँ पे दोनों इक्वल आ गई, कि ये आपका आ जाएगा P इनिशियल, देखो आप चेक करो इसको, P इनिशियल है ना, कोलिजन होने के पहले मोमेंटम इक्वल में ये क्या है आपका बेटा, ये बाद का है ये पहले का है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, P फाइनल। और इसी को अपन बोलते हैं मोमेंटम का कंजर्वेशन, मोमेंटम का कंजर्वेशन, कि जब भी नेट फोर्स, लेकिन ध्यान रखे बेटा हर बार जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, ये ओनली तभी कंजर्व्ड रहेगा जब सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हो, जीरो हो, या आप ये बोल दो कि वहां पर बैलेंस फोर्स काम करे, है ना। तो ये सब कुछ अपन ने काम किया, एक अपन एग्जांपल ले लिया अपन ने कोलिजन वाला आसान सा, और यहां अपन ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोलिजन होगा, तो थर्ड लॉ क्या बोलेगा अपने को कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अच्छा, अब ये फोर्सेस अपने आप में कितने कितने होंगे इंडिविजुअली, तो वो अपन निकाले सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ लगाया अपन ने यहाँ पर, इसका इतना जाएगा और फोर्स ऑन बी इतना जाएगा। अब दोनों चीजें अपन निकाल ली अपन ने, वापस से इनको मैंने यहाँ रखा एक बार के लिए, और इसको यहाँ रखने से और सोल्व करने के बाद में एक रिजल्ट आ रहा है, वो यहाँ मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो पूरी टर्म्स है दैट इज द समेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मतलब कि सिस्टम का मोमेंटम जितना पहले होगा उतना क्या होगा, बाद में होगा, बट वो कब रहा, जब नेट फोर्स क्या रहा आपका, जीरो रहा। तो ये इसका पूरा स्टेटमेंट रहेगा, पूरा इसका डेरिवेशन आप पढ़ लेना आप, ऑलराइट। तो ये आपका चैप्टर यहां पर एंड हो गया है। ओके, अब ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। और यदि कोई डाउट आप कहीं पे आ रहा है कहीं पर भी आपको ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। ओके, बाय।